Hello and welcome everybody. As we are seeing the services and program for the children, chapter number 3, organization for children. बच्चों के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस करें। अब तक हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम्स देखे थे, जहां पर फेडरिक फ्रोबेल द्वारा दिया गया किंडरगार्टन मेथड, फिर डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी वाला मॉन्टेसरी मेथड, फिर महात्मा गांधी ने जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम चालू किया था। तो जितने भी अब तक के एजुकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स थे, उन सब चीजों को हमने देखा। तो हम ये समझते हैं अभी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें लॉन्च करी। नाउ दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ECC educator, with respect to teacher, with respect to viva of this course, or with respect to the interview of the teaching job। इसमें जो ये पार्ट आप समझ रहे हैं अभी, ये जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने फ्लैश हो रहा है वो है NCERT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी होता क्या है। सो एनसीईआरटी इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। व्हाट डू वी मीन बाय ऑटोनॉमस बॉडी? ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो कि ये एक ऐसी बॉडी है जो स्वयं अपने नियमों को बनाती है। ठीक है, द नॉमेनक्लेचर is been made by this and this organization, nobody is there about this। ठीक है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट मीन्स द थ्री क्राइटेरियाज आर देयर इन दिस। एक काउंसिल लेवल लेवल ऑफ काउंसिल है, एक उस काउंसिल में एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड और ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी नॉमेनक्लेचर्स बनेंगे, ठीक है, वो उस चीज को जो है ये स्वयं बनाते हैं और यही उसको चेंज भी करने की अथॉरिटी रखते हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी द्वारा यदि कोई चीज बन रही है या बताई जा रही है, सो दैट इज समथिंग विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द काउंसिल एट द नेशनल लेवल। ओके, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। ठीक है ना, अब डेट चलो आपको याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, बट ईयर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। आजू बाजू दोनों वन है और 9 और 6 ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कर दो। ठीक है ना, 18 सेंचुरी की बात है तो 19 आ ही गया। ठीक है, और फिर 61 है, ऐसे करके आप याद रखेंगे इसे। ठीक है, और भी आपको पढ़ने के लिए जो भी ट्रिक्स आपको लगती है आप अपने हिसाब से करो, मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये क्यों बता रही, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है। पिछले 3 सालों से ये एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट कह लो या एनसीईआरटी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कह लो, ये जरूर आता आता है। और नहीं भी आए तो एज ए टीचर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है ना, आपको इसका प्रॉपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, सो अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही, जैसे कि मैंने बोला था आपको, 3 चीजें इसके अंदर आती है, एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो इसमें लिटरेसी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट दोनों आएगा और इसके साथ साथ सोशल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, सोसाइटी के एस्पेक्ट्स। तो यानी साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज, ये तीनों चीज आ गई। लिटरेसी में आ गया लैंग्वेज, साइंस तो साइंस है ही, और इसके बाद सोशल साइंस में हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आ गई। सो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस पार्ट। ठीक है ना, अब यहाँ कहाँ कहाँ है इनके रीजनल सेंटर्स। सो अभी हाँ, जैसे आई एम टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम भोपाल, सो वी आर वेरी लकी टू हैव अ रीजनल सेंटर ऑफ एनसीईआरटी एट भोपाल। सो आगरा, भुवनेश्वर, मैसूर एंड भोपाल, इन 4 जगहों पर ही एनसीईआरटी के रीजनल सेंटर्स हैं। और यहाँ पर स्कूलिंग टेक्स्ट बुक्स फ्रेम किए जाते हैं, इसीलिए इसको ऑटोनॉमस बॉडी बोला जाता है ना। जैसे करिकुलम बनेगा तो कहाँ से बनेगा, एनसीईआरटी से बनेगा। और स्ट्रक्चर बनेगा तो कहाँ से बनेगा, एनसीईआरटी से बनेगा। सो एनसीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द बुक्स, द क्वेश्चन पेपर्स, द सैम्पल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्लासेस to follow the CBSE curriculum. CBSE curriculum is Central Board of Secondary Education। ठीक है ना, तो सीबीएसई, कई लोग सीबीएसई बोलते हैं, सी नहीं होता एट द एंड, इट्स ई। ओके, वो करिकुलम का सी लगाकर बोल देते हैं, नो, करिकुलम इज सेपरेट।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सीबीएसई का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये करिकुलम कौन बनाता है? एनसीईआरटी। राइट। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम NIPCCD, हम इसको इन शॉर्ट कहते हैं। अब इसमें ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाया गया। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बच्चों की वेलफेयर और वुमेन वेलफेयर, यूथ वेलफेयर, ये तीनों के लिए, मतलब बच्चे, स्त्रियां और युवा, ठीक है, इन तीनों की भलाई के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। बिकॉज ये तीन ही है जो एक कमजोर या पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिन्हें हेल्प और सपोर्ट की हमेशा जरूरत लगती है, तो इनके लिए जरूरी है। अब इसमें यूजुअली चाइल्ड अब्यूज अगर आ जाए, अब हम जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तब वो सारी चीजें उसमें देखेंगे, चाइल्ड राइट्स एक अलग ही टॉपिक है। अगर ये आ जाए, फिर डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनके बारे में आ जाए, ठीक है, फिर उसके बाद जुवेनाइल्स के बारे में आ जाए, चाइल्ड लेबर के बारे में आ जाए, चिल्ड्रन प्रिजनर्स के बारे में आ जाए, तो ये सारी चीजें जो हैं इसी के अंतर्गत रहेंगी। ठीक है ना। तो आईसीडीएस जो है इसकी संस्थापना करा है, और फिर ये अलग अलग एरियाज पर अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करता है। ठीक। तो NIPCCD इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है NCB, नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड। नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड जो है ये PM द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें चीजें होती हैं जहां पर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इसको ऑपरेट तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ में इसके ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो स्वयं संचालित होते हैं, वॉलेंट्री, कभी भी स्टार्ट करके कभी भी बंद होना, दैट इज वॉलेंट्री। ठीक है ना। सो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये वॉलेंटरी रूप से, सुचारू रूप से संचालित हो, इसका ध्यान रखती है NCB बच्चों के लिए। इसकी अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम होती हैं और अलग अलग लेवल पर इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसको हम CSWB बोलेंगे। अब यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर वही चीज है जो यहाँ पर नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड है, वही चीज यहाँ पर रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है, युवा एजुकेशन जो होता है, यूथ एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, महिला मंडल का संचालन, और वुमेन्स के लिए जो सुविधाएं और ये सारी चीजें देना, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आएगा। नाउ अवेयरनेस जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर द रूरल एंड द पुअर वुमेन, तो यहाँ पर अवेयरनेस बताई जाए उनको, प्रेगनेंसी से लेकर न्यूट्रिशन प्रोग्राम तक, न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में अच्छे से आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज में सारी चीजें बताई जाएं, और इसके तहत जितने भी एडल्ट एजुकेशन सिस्टम है, गर्ल एजुकेशन सिस्टम है, और इसके साथ साथ में बच्चों के लिए 15 साल तक के अंदर के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो हैंडल करता है CSWB, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 5 ऑर्गेनाइजेशंस देखे, NCERT, NIPCCD, NCB and Central Social Welfare Board, okay, and condensed courses for the adult and women education। ठीक है ना। तो ये CSWB के अंतर्गत आएगा। नाउ क्रेचेस फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्रेचेस। क्रेचेस हमने हमारी लास्ट क्लास में ही समझा था कि क्रेचेस क्या होता है, जहां पे 6 महीने से लेकर 8 साल तक का बच्चा आता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी न्यूट्रिशन, फिर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस, यानी फिजिकल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। मैं यूजुअली 5 साल तक के ही बच्चे क्रेचेस में रहते हैं, 5 साल बाद में तो फिर वो मतलब अपने लेवल पर चीजें करने लगते हैं। इंडिया में, इंडिया के बाहर 8 साल के बाद में, 8 साल तक बच्चे क्रेचेस में रहते हैं, और फिर उसके बाद वो सीधा हॉस्टल्स और डे बोर्डिंग स्कूल्स है वहां पर सेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन इंडिया वी स्टिल टेक केयर ऑफ अवर चिल्ड्रन टिल 15 to 16 ईयर्स, 18 ईयर्स तक हम ध्यान रखते हैं हमारे बच्चों का हमारे साथ में।
भारत के बाहर ऐसा कुछ नहीं है, 12 साल बाद बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है और उसको हॉस्टल्स, और मैं कई बच्चे तो अकेले उनको घर लेके दे दिया जाता है कि भैया आपको यहीं रहना है, अगर हॉस्टल्स और इधर पे नहीं रह रहे। पेरेंट्स आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो एंजॉइंग देयर लाइफ। देर इसीलिए तो फादर्स डे, मदर्स डे, ऐसे डेज वो लोग मनाते हैं और हम इसका फायदा उठा रहे हैं। मातृ दिवस, पितृ दिवस और ये सारी चीजें हम भी मना रहे हैं, उन्हीं का देखा देखी। वो क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं कि भैया वो मिलते जुलते नहीं है भाई, साथ रहते ही नहीं है, इसलिए दिन मनाते हैं कि ताकि मिल जाए। अब हम तो साथ ही रहते हैं तो दिन क्या मनाएंगे। चलिए, जोक्स अपार्ट। सो महिला मंडल्स हैं और अलग अलग वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी। अब इसके बाद आ जाता है बाल सेविका प्रोग्राम। बाल सेविका प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जहां पर यूनिसेफ इसको मैनेजमेंट देता है, आईसीडीएस के अंतर्गत। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी अगर आप कहीं नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए प्लीज। यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ठीक है, यूनिसेफ चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, मतलब बच्चे की एजुकेशन के लिए जो फंड्स इकट्ठा होता है वो यूनिसेफ करता है। ये ग्लोबली इसको कलेक्ट किया जाता है और कंट्री वाइज इसे दिया जाता है। ठीक है। ट्रेनिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम, क्रेच एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज, ये सब इस पे आएंगी। ठीक है। अब आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को लाया गया। इसके लिए 3 से 6 साल तक के उम्र के बच्चों को एजुकेशन के लिए लेकर आना, मतलब घर में ही ना रखना और फिर उनको अर्ली एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना, ये सबसे पहले बताया गया, जिसके लिए मिड डे मील स्कीम और बाल सहयोग स्कीम, मोबाइल क्रीचेस, इनकी संस्थापना की गई। शहरों में तो कामकाज के कारण तो बच्चों को क्रेचेस में और मोबाइल स्कूलिंग में डाल दिया जाता था, लेकिन ग्रामीण इलाके के जो लोग थे वो बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे थे। इसके लिए मिड डे मील और आंगनवाड़ी, इसके सिस्टम बनाए गए। इसके लिए जो संस्थाएं बनती चली गई, भारतीय अधीम जाति सेवक संघ और फिर हरिजन सेवक संघ, इन्होंने एनपी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए और उनके बेनिफिट के लिए बनाए गए। उनको वो सुविधा जिसमें एजुकेशनल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स और कल्चरल बेनिफिट्स की प्रोविजन दी गई। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द केयर ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ केयर देने के लिए, आरोग्य की जो क्षमता है वो चीज रेड क्रॉस सोसाइटी उसको रिफ्लेक्ट करता है। इस सोसाइटी ने कई एरियाज में छोटे छोटे डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स, मेडिकल यूनिट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये बनाई और इन चीजों की संस्थापना की, और पूरे भारत ने इसका फायदा उठाया। ठीक है। अब जब हम इन रेड क्रॉस सोसाइटी और इन सारी चीजों पर देखते हैं तो ये सोसाइटी जो है प्रॉपर अंडरस्टैंड करती है सारी चीजों को, और हमारे भारत में नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेस, रिलीजन, क्लास, कास्ट और पॉलिटिकल ओपिनियंस पर फोकस करती है। मतलब ये कहा जाता है कि हेल्थ केयर में अगर कोई भी व्यक्ति आए तो उससे उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी क्लास यानी मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, वो या कोई पॉलिटिकल अप्रोच, भैया ये पॉलिटिकल अप्रोच से आए इसको पहले लो, ये सारी चीजें नहीं आएगी। रेड क्रॉस सोसाइटी ये कहता है कोई भी व्यक्ति को अगर हेल्थ केयर की जरूरत है तो उसको प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए। ठीक है। आश्रय, आश्रय जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है कंट्री में डेजर्टेड बच्चों के लिए। डेजर्टेड बच्चे वो बच्चे हैं जहां पर पेरेंट्स उनके नहीं होते, और वो या तो अनाथ होते हैं यानी ऑर्फन होते हैं, और या तो फिर वो छोड़े हुए पेरेंट्स रहते हैं। ठीक है, मतलब वो उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया होता है, चाहे बचपन में, चाहे बड़ा करके, या जैसा भी कुछ हो, या किसी कारणवश मजबूरी में छोड़ दिया जाता है। तो ये डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं, इन्हें हम डेजर्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। इनको आश्रय देना ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अनाथालय कह लें हाँ ऐसे, या कोई ट्रैफिक्ड बच्चा है जिसको सुविधा दे सके, ये सारी चीजें उसमें आएगी। इसके बाद है बलकंजी बिहारी। बलकंजी बिहारी जो है उन्होंने क्या किया कि बच्चों के लिए एक
ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहां पे बच्चों की हार्मोनियस ग्रोथ हो। तो वहां पर एक्टिविटीज रखते गए, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, मॉरल, जहां पे मॉरल वैल्यूज डेवलप हो, सोशल डेवलपमेंट हो बच्चों का, ये सारी चीजें हो, ये एजुकेशन के लिए रहा। और ये यही अनाथ बच्चे, हैंडीकैप बच्चे और बेगर्स बच्चे जो हैं, इनके लिए ये वाली चीजें जो हैं ये स्टार्ट की गई। फिर इसके बाद में बाल कल्याण एवं अनुसंधान परिषद, इन्होंने चाइल्ड ब्यूरो बनाया। और इस चाइल्ड ब्यूरो के अंतर्गत 1859 में ये ऑब्जेक्टिव रखा कि बच्चों की फैमिली की प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, फिर निग्लेक्टेड बच्चों पर ध्यान देना, उनके चाइल्डहुड से लेकर यूथ तक उनका प्रॉपर कनेक्शन को समझना, फेडरल लॉ को अंडरस्टैंड करना, और इसके साथ साथ में बच्चे के वेलफेयर के लिए फंड्स को अलोकेट करना। ये सारा चीज इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ रहा था, चिल्ड्रन ब्यूरो के अंतर्गत। इस ऑर्गेनाइजेशन ने चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बनाया जहां बच्चों के लिए बुक्स की प्रोविजन करी, क्योंकि पढ़ाएंगे तो बुक्स की जरूरत रहेगी। बुक्स खरीदने का पैसा नहीं होगा तो फिर बच्चा फिर भटक जाएगा, इसलिए बुक ट्रस्ट बनाया। फिर उसके बाद किशोर दल बनाया जहां पर बच्चों को जो है बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई गई जो कि वोकेशनल है। अब लास्ट आ जाते हैं विकासवादी कोशाब हिल्स। यहाँ पर रुचिका की ऑर्गेनाइजेशन हुई। रुचिका एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बच्चों को वॉलंटियरशिप दिया गया, जो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ एक अग्रसर स्टेप है। और यहाँ पे यूजुअली स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी सड़क पे जो बच्चे हैं, जो अनाथ भी हो सकते हैं, छोड़े हुए भी हो सकते हैं, या बिना किसी चीज के वो अपने आप ही पल रहे हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए RSSO, जिसे हम रुचिका सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जान रहे हैं, इन चीजों को सेटअप किया गया और बच्चों के लिए जॉयस और फ्रूटफुल लाइफ देने का प्रयास किया। ये सारी थी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, जो मतलब स्वयं संचालित होती है, कभी भी शुरू हो गई कभी भी बंद हो गई। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर HCF है, जिसे हम सिर्फ चिल्ड्रन फंड को लेंगे। और फिर कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ये जिसे हम केयर बोलते हैं, CARE, केयर, इसका फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ये वाला जो फंड है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA के अंतर्गत 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरुवनंतपुरम आ रहा है। तो ये इंडिया की इतने स्टेट्स हैं जिनको ये करता है हेल्प और सपोर्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संस्थापित किया गया था। इसके बाद में कैथोलिक रिलीफ फंड्स जो है ये अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप के एरिया पर ये फंड्स की प्रोविजन दे रहा है। मतलब यहाँ पर हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो ऑल ओवर फंड्स ये हेल्थ के लिए भी देता है, एजुकेशन के लिए भी देता है, और जनरल फाइनेंस, अगर कुछ भी चीजें आपको बिजनेस करना है या घर द्वार बनाना है तो उसके लिए अगर चाहिए तो ये उस पे भी हेल्प और सपोर्ट करता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग अप्रोचेस रहती हैं। अब इतनी सारी चीजें सुनने के बाद आपके मन में ही आता होगा कि भैया इनके नाम ही हमने पहली बार सुने, तो यहाँ तक अप्रोच ही कहाँ करेंगे। तो बेसिकली जो सिंपल से जो स्कीम्स हमारे पास, छोटी छोटी स्कीम्स जो हमारे पास आती है ना, गवर्नमेंट इतने पैसे दे रही है, उतने पैसे दे रही है, तो ये सारा पैसा एक्चुअली गवर्नमेंट को यही इंटरनेशनल फंड्स देते हैं, तब वो हम तक छोटी छोटी स्कीम के माध्यम से हमारे पास पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है, हमें उन्हें डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना पड़ता है, पर गवर्नमेंट जो है उन्हें अप्रोच करती है और फिर उसके बाद में हमें वो सुविधा मिलती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा फंड जो है उसकी प्रोविजन की गई। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का दिन मनाया गया, और यहाँ पे रिपोर्ट जाती है हेल्थ की कि हर एक बच्चा हेल्दी है या नहीं है, और कितना हेल्थ पर उस देश का असर पड़ा है, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं।
तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर्स इसमें हैं, आप उसको देख लें, समझ लें। अब ये आ गया CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, यहाँ हम कल देखेंगे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। कल की हमारी क्लास मिस आउट हो गई, ये कल हो जाना था और आज ये स्टार्ट हो जाना था, बट था कुछ इमरजेंसी थी जिस वजह से कल हम जूम पे लाइव क्लास नहीं ले पाए थे। और मीट पर भी क्लास हमारी, हाँ, कोशिश करी थी हमने, बट वो हो नहीं पाया, लिंक एक्टिव नहीं हो पाया था। सो कल हम इसको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड 4 और 5 एक साथ देखेंगे कि स्पेशल नीड वाले बच्चे कौन होते हैं, क्या होते हैं। सो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें चैट बॉक्स में डाल दें। और अटेंडेंस डाल दीजिए प्लीज।